नमस्कार, मेरा नाम अंशुल जैन, डायरेक्टर प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड। आप सबका इस लाइव वेबिनार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वेबिनार में आप जब लोग सब लोग जुड़े हैं, तो आप सबका मकसद है किसी एक ऐसे बिजनेस के बारे में जानकारी प्राप्त करना जिसके अंदर हम ऐसे एक अवशेष को, फसल के अवशेष को, जिसको कि हम बरसों से अवहेलना करते आ रहे थे, इग्नोर करते आ रहे थे, ऐसे फसल के अवशेष को हम एक जलाऊ पैलेट के अंदर, यानी कि एक ऐसे फ्यूल के अंदर कन्वर्ट करेंगे जिससे कि हम न केवल कोयले के ऊपर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ जितने भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उन सबके ऊपर अपनी निर्भरता को कम कर पाएंगे। ऐसा भविष्य का फ्यूल जो रहेगा उसके बारे में हम अगले 20 से 25 मिनट बात करेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आपके प्रश्न, उसके जवाब। दोस्तों, एक भारत क्षेत्र की बात करें तो भारत के अंदर अगर हम बात करें, हर राज्य की अपनी अपनी एक फसल है। जहां पर पंजाब के अंदर पराली है, हरियाणा के अंदर पराली है, यूपी के अंदर पराली है और शुगर केन है, यानी गन्ना है। इस तरह से महाराष्ट्र के अंदर देखा जाए तो सोयाबीन है, कॉटन यानी कि कपास है और गन्ना है। हम बात करें राजस्थान की और एमपी की बात करें, यहाँ पर बहुतायत में गन्ना भी है, सरसों भी है और सोयाबीन भी है। और हर हर जगह देखें तो हर जगह कोई ना कोई अपनी एक यूएसपी है, कोई ना कोई एक फसल है और इसी तरह से उस फसल के आधारित बिजनेसेस उस क्षेत्र में लगे हुए हैं। जैसे बात करें छत्तीसगढ़ की, वहां पर धान का कटोरा बोला जाता है, तो वहां पर 3,000 से ज्यादा राइस मिल है। पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें तो जहां पर धान है वहां पर धान की राइस मिल लगी हुई। आपको पता होगा सबसे प्रसिद्ध और सबसे सुपर जो क्वालिटी के जो बासमती राइस है वो हरियाणा से निकल कर आता है, दावत जिसमें से बड़ा ब्रांड है। और इन सब जो इंडस्ट्री चल रही है, इन सब का भी अपने एक अवशेष क्रिएट होता है। जैसे राइस मिल की बात करें तो यहाँ से राइस हस्क क्रिएट होता है, और लकड़ी की इंडस्ट्री से बात करें तो वहां पर लकड़ी का बुरादा, फंटे ये क्रिएट होते हैं। मूंगफली की इंडस्ट्री से बात करें तो मूंगफली की इंडस्ट्री से मूंगफली का छिलका क्रिएट होता है। यानी कि हर इंडस्ट्री का एक वेस्टेज है, हर इंडस्ट्री का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि उसका यूज का नहीं होता है, कम यूज का होता है। इसी तरह से पूरे भारत के अंदर अगर हम देखें तो फसल का अवशेष, यानी कि फसल के अलावा उसके रिलेटेड जो अवशेष है, जो कि आज की डेट में मैन पावर ना होने की वजह से या मैकेनाइज्ड फार्मिंग होने की वजह से जमीन पर छोड़ दिया जाता है। एक 3 से 4 फीट का अवशेष छोड़ दिया जाता है, जिसको बोलते हैं हम पराली। और ये पराली बरसों से एक फार्मर और हम पूरा सिस्टम, देश का पूरा सिस्टम इग्नोर करता आ रहा था, क्योंकि पराली को कोई भी समाधान नहीं था। पराली को अगर हमको अगली फसल लेनी है, फार्मर को अगली फसल लेनी है, तो ना उसके पास लेबर रहती थी, ना मैन पावर रहती थी, ना उसके पास कोई मैकेनिज्म सिस्टम था। अल्टीमेटली वो जलाता था, जलाने से जो गैस बनती थी, जलाने से जो स्मोक बनता था, जो फ्यूम बनता था, उससे पूरा वायुमंडल प्रदूषित। और इस तरह से देखा जाए तो पराली की वजह से जो पंजाब हरियाणा के अंदर पराली जल रही है, उसकी वजह से दिल्ली के अंदर जो एक्यू इंडेक्स है, यानी कि जो हवा की क्वालिटी का जो इंडेक्स है, वो 550 पार कर जाता है। और इस तरह से भारत सरकार 4 साल पहले जाग करके राज्यों के साथ और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अंदर काम करती है, और तब ये निष्कर्ष निकल कर आता है कि जहां जहां भी पराली है, जहां जहां भी फसल का अवशेष है, वहां पर अब पराली चलेगी नहीं। पराली चलेगी तो सिर्फ पैलेट बनकर, यानी कि जहां भी पराली है वहां पर दो काम होंगे, या तो वो गैस बनेगी या फिर पैलेट बनेगा। गैस बनेगी तो भी सिस्टम में काम आने वाला है, क्योंकि गैस को अल्टीमेटली हम लोग आज की डेट में देखते हैं सीएनजी व्हीकल चल रहे हैं, तो सीएनजी बनाकर के सीएनजी के रूप में यूटिलाइज करेंगे। और दूसरा, पैलेट को हम कोयले के रूप में रिप्लेसमेंट करेंगे। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने और ऐड किया कि भैया आप पैलेट तो बनाएंगे, लेकिन कितना डालेंगे वो भी एक इंपॉर्टेंट है। तो पहले चालू हुआ 3% डालेंगे, उसके बाद अब हो गया 5%, अगले साल 7% होने की संभावना है। यानी कि जितने भी हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं जो कि कोयले से बेस्ड पावर बना रहे हैं, उन सब के अंदर मैंडेटरी है कि साल की जो कोल की कंजप्शन है, कोयले की कंजप्शन है, उसका 5 से 7% उनको पैलेट को डालना ही डालना है। और ये सिस्टम पूरे इंडिया के अंदर लागू हो चुका है, यद्यपि इसके अंदर कुछ ही प्लांट अभी चालू कर पाए हैं। मेजोरिटी ऑफ द स्टेट जो इसको चालू कर पाए वो है पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, एमपी, और कुछ पार्ट हम अगर बात करें महाराष्ट्र की बात करें, कुछ पार्ट यूपी की बात करें, इन सब ने स्टार्ट कर दिया। लेकिन अभी भी एंटायर स्टेट के जो अपने पूरे भारत के जितने सारे राज्य हैं, उन सब राज्यों में से 5 से 6 राज्य इसको अभी भी आंशिक रूप से कर पाया, 100% कोई भी नहीं कर पाया। और इसका कारण था, 3 सिस्टम इसके अंदर इन्वॉल्व है। पहला है प्रोक्यूरमेंट, दूसरा है प्रोडक्शन, तीसरा सेल्स। तो पिछले 4 साल के अंदर ना केवल सेल्स की बढ़ोतरी हो रही है, सेल्स की यानी कि डिमांड की बढ़ोतरी हो रही है, उसी तरह से प्रोडक्शन के अंदर भी रोज नया आया हमारे, रोज नई टेक्नोलॉजीज आ रही है। और आज जाकर हम कह सकते हैं कि 2025 के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, ऐसी मशीन्स आ चुकी हैं जिनसे कि आप फुल प्रूफ पैलेट बना सकते हैं। और प्रोक्योरमेंट एक ऐसा, माल की खरीदी एक ऐसा बिंदु है जिसके अंदर अभी भी बिजनेसमैन जो है फार्मर से लड़ रहा है, क्योंकि माल की खरीदी दोस्तों इसके अंदर बेसिकली कहां से होगी? स्विगी से, जोमेटो से, या फिर जेप्टो से, या इंस्टामार्ट से, या ब्लिंकिट से नहीं होगी, ये होगी डायरेक्ट किसान से। और अगर किसान से होनी है तो किसान से कैसे डील किया जाएगा, ये एक सोचने वाला विषय बनता है, क्योंकि इसके अंदर इस पूरे सिस्टम के अंदर जो भी लोग आ रहे हैं वो सब वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, या बिजनेस करना चाहते थे, या बिजनेस कर रहे थे, या किस तरह का बिजनेस में थे।
तो ये सिस्टम अगर हम देखें, पूरे भारत का जो इकोसिस्टम देखें जिसके अंदर लोग इस बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, तो मेन इंपॉर्टेंट था कि इसको लगाया कहां जाए, इस प्लांट को लगाया कहां जाए और इस प्लांट के अंदर लगाने से क्या फायदा होगा। दोस्तों अगर बात करें एनटीपीसी की, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की, जो कि विद्युत क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, पब्लिक सेक्टर यूनिट मतलब पीएसयू है। और एनटीपीसी के जो प्लांट है वो बेसिकली थर्मल बेस्ड प्लांट है। और थर्मल बेस्ड प्लांट मतलब वो प्लांट हो जहां पर कोयले से स्टीम बनती है, स्टीम से फिर पावर बनती है टरबाइन घुमा करके। बेसिकली यहाँ पर कोयले को पीसा जाता है, पीस करके इसको एक बिल्कुल बारीक बुरादे में कन्वर्ट करते हैं, एक फ्यूम में कन्वर्ट करते हैं और उस बुरादे से फिर स्टीम बनती है, स्टीम से फिर बनती है पावर। एनटीपीसी के पास मैंडेशन आया, या हमारे जितने भी राज्यों के पावर प्लांट है, सेंट्रल पावर प्लांट है, उनके पास मैंडेशन आ चुका है कि आपको 5 से 7% कोयले की जगह पर पैलेट को रिप्लेस करना है। और इस आंकड़े को देखा जाए तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। पिछले साल सरकार ने एक आंकड़ा डिक्लेयर किया कि पूरे भारत के अंदर जो कोल का उत्पादन है, यानी माइनिंग कोल जो हमारा खनन से आ रहा है, उसका डाटा है 114 करोड़ टन। और यह भी डाटा दिया कि इस 114 करोड़ टन का 70% यानी कि 77 करोड़ टन, या अनुमानित रूप से देखा जाए तो 70 करोड़ टन जो हमारा कोयला है वो जा रहा है हमारे थर्मल प्लांट को जा रहा है। तो आप समझिए दोस्तों कितना बड़ा क्वांटम है। 70 करोड़ टन कोयला अभी भी हमारे थर्मल प्लांट को जा रहा है। और एज पर द मैंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, इस 70 करोड़ टन का 5% यानी कि 3.5 करोड़ टन हमको पैलेट यूज करना है उस समय, जबकि हमारे सारे थर्मल प्लांट, सारे एनटीपीसी के थर्मल प्लांट, सारे स्टेट ओन थर्मल प्लांट, सेंट्रल ओन थर्मल प्लांट, सबके सब 5% के आसपास यूटिलाइज करना चालू कर देंगे कोल कंजप्शन सालाना, यानी कि अपनी सालाना कोल कंजप्शन का 5% यूटिलाइज करना चालू कर देंगे। तो ये डाटा होगा लगभग 3.5 करोड़ टन। और 3.5 करोड़ टन दोस्तों हम डिवाइड करते हैं 350 दिन से साल से, तो ये हो गया 1 लाख टन पर डे का। 1 लाख टन पर डे की रिक्वायरमेंट है। और सफर कितना तय हुआ है, सन 2021 में हमको 1 लाख टन मिला, 2022 के अंदर 3 लाख टन मिला, 2024 के अंदर 7 लाख टन मिला, और 2024-25 के अंदर यानी पिछले साल हमको 14 लाख टन मिला। टोटल मिलाकर 23 लाख टन के आसपास पैलेट मिल चुका हमको पिछले 4 साल में। क्योंकि अभी तक हम जूझ रहे थे कि हम प्लांट लगाएं तो लगाएं कैसे, माल खरीदे तो खरीदे कैसे, और बेचे तो बेचे किसको। लेकिन अब ये सब प्रश्नों के ऊपर से जो प्रश्न चिंता वो हट चुका है, और अब हर चीज क्लियर हो चुकी है। माल बेचना कहां पर है, आपको माल बनाना कैसे, और माल खरीदना कैसे, कच्चा माल खरीदना कैसे, ये सब चीज क्लियर हो चुकी है। दोस्तों इन पूरे विषय में हम देखते हैं कि एनटीपीसी का फिक्स फॉर्मूला है। वो कहते हैं कि अगर आपके पास पैलेट है तो हर 1000 जीसीबी का हम आपको 2 रुपए 32 पैसा देंगे, यानी कि 3000 जीसीबी का 2 रुपए 32 पैसा गुणा 3000 यानी कि 7 रुपए, 7.25 रुपए, और 4000 जीसीबी का 4000 गुणा 2 रुपए 32 पैसा, मतलब हम 9 9.5 रुपए देंगे, हम फिक्स है। और इसके साथ साथ आपकी जो एश कंटेंट होनी चाहिए 15 से 20% के अंदर होनी चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट 14% से कम होना चाहिए, 14 से ज्यादा हुआ तो आपका सैंपल रिजेक्ट हो जाएगा। फिक्स फॉर्मूला एनटीपीसी का। और इसी कारण से एनटीपीसी, क्योंकि एनटीपीसी का मैंने बताया जैसे आपको, एनटीपीसी अगर कोयले को बारीक बुरादे में कन्वर्ट करता है, तो अगर आपके साथ पैलेट मिक्स कर रहा है तो पैलेट को भी बुरादे में मिक्स पाउडर में कन्वर्ट करेगा। ऐसा पाउडर जो कि टेलकम पाउडर के समान है। इस टेलकम पाउडर जैसे पाउडर से फिर ये लोग स्टीम क्रिएट करेंगे, स्टीम से टरबाइन घूमेगा और इस तरह से हमारी पावर बनेगी। इसका मतलब एनटीपीसी का सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आपकी एश कंटेंट ज्यादा हुई, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हुई, तो हमारा सीधा सिस्टम बैठ जाएगा। इसलिए आपको इन्हीं अकाउंट में काम करना, 3 से 4000 जीसीबी। जीसीबी ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको पैसा नहीं मिलेगा। 3 से 4000 जीसीबी, लेकिन एश कंटेंट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 15 से 20% से, मॉइस्चर कंटेंट 14% ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी आंकड़ों में एनटीपीसी ने काम करना चालू किया और एनटीपीसी सक्सेसफुली ले रहा है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि लगभग पूरे भारत के थर्मल प्लांट जो है वो सब लेना चालू कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में एक प्रश्न निकल कर आता है कि हम प्लांट लगाएं कहां। हम प्लांट वहां लगाएं जहां पर कि हमको कच्चा माल मिल रहा है, बुरादा मिल रहा है, या हम कहें पराली मिल रही है, या हम वहां लगाएं जहां पर हमारा कंजप्शन है, यानी कि एनटीपीसी प्लांट के पास में लगाएं, एनटीपीसी प्लांट के पास में लगाएं, या फिर वहां लगाएं जहां पर हमको बायोमास मिल रहा है। तो उस प्रश्न को तो समझ लेते हैं। नेचुरली हम देखते हैं कि एनटीपीसी अगर देखा जाए तो शहरी क्षेत्र के ज्यादा नजदीक है, और बायोमास की हम जब बात करते हैं तो ये गांव के क्षेत्र में, विलेज के क्षेत्र में ज्यादा मिलता है। यानी कि जो गांव खेड़े उनमें तो काफी सारा बायोमास है, और उसको कलेक्शन की एजेंसी जो बननी है, कलेक्शन का जो काम करना है वो गांव में ही संभव है। तो वहां पर अगर प्लांट लगता है तो बेनिफिशियल रहेगा। इसका एक एग्जाम्पल के रूप में देखें तो दिल्ली और हम अंबाला को कन्वर्ट कर लेते हैं, या दिल्ली और हम पटियाला को कंपेयर कर लेते हैं। दिल्ली के पास में सबसे जो नियरेस्ट प्लांट है वो है दादरी का, एनटीपीसी दादरी। और अंबाला की बात करें तो अंबाला अगर सेंट्रल देख लें तो पटियाला, राजपुरा, खन्ना, गोविंदगढ़ मंडी, बस्सी, पटाना, मोहाली, चंडीगढ़, इस सब 7 जगहों के अंदर अच्छी खासी पराली मौजूद है। अब क्वेश्चन ये है कि हम प्लांट कहाँ लगाएं, हम दिल्ली में प्लांट लगाएं यानी दादरी के पास में प्लांट लगाएं, या फिर अंबाला में प्लांट लगाएं।
एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, अगर हम मान लीजिए अंबाला में प्लांट लगाते हैं तो हमको पराली भरपूर मिल रही है, और नेचुरली मैंने जब बताया कि 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर पराली मिल रही है, तो 50 पैसा के ट्रांसपोर्टेशन या 30 से 50 पैसे के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपकी फैक्ट्री पे पराली आ जाएगी, जिसको कि आप ग्राइंडिंग कर सकते हैं, करके पैलेट बना सकते हैं। और अगर उस पैलेट को आप एनटीपीसी दादरी को भेजते हैं तो दोस्तों 14 चक्का गाड़ी के अंदर 35 टन के आसपास आपकी पराली का पैलेट आ जाएगा, और इस तरह से जो भाड़ा आएगा वो 60 पैसे किलो के आसपास आएगा। 60 पैसा किलो के भाड़े के अंदर आपका माल जो है दादरी पहुंच गया। और अब उल्टा देखते हैं कि अगर मान लीजिए हम दादरी में प्लांट लगाते तो क्या होगा। दादरी में प्लांट लगाते दोस्तों एक तो पराली मिलने वाली नहीं है आपको, और अगर मान लीजिए आप अंबाला जैसी जगह या गोविंदगढ़ मंडी या सोनीपत, पानीपत, कैथल, करनाल कहीं से भी पराली लेकर आते हैं तो 250-300 किलोमीटर के लिए 14 चक्का गाड़ी लगाते हैं, तो उस 14 चक्का गाड़ी जिसके अंदर 35 टन पैलेट आ रहा था, उसके अंदर सिर्फ 6 से 7 टन 8 टन का पराली आएगी। यानी कि जो पराली का भाड़ा आएगा वो आएगा 3 से 4 रुपए किलो, 3.5 रुपए किलो के आसपास आएगा, जो कि हमारा 60 से 80 पैसा पैलेट लेता। इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन हैवी ड्यूटी हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसलिए दोस्तों अगर आपको प्लांट लगाना है तो लगाना पड़ेगा गांव के एंड पे, क्योंकि हमें अगर इस पूरे सिस्टम को समझें तो पराली हमारे पास किसी भी तरह से 1.5 से 2 रुपए में हमारे पास लैंडिंग कॉस्ट के साथ आ जाना चाहिए। उसके बाद कन्वर्जन करने का जो चार्ज होता है हमारा 3 से 3.5 रुपए के आसपास का कन्वर्जन का चार्जेस है। अगर हम देख लें तो 4 रुपए मैक्सिमम पकड़ लें, क्योंकि लॉसेस भी होते हैं मॉइस्चर के, तो 4 रुपए के अंदर हमारा कन्वर्जन हो जाना चाहिए। यानी 4 + 2 देखा जाए तो 6 रुपए के अंदर हमारा पैलेट बन जाना चाहिए दोस्तों, तब जाके हम सफल हो पाएंगे। अगर किसी भी तरह से हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा है रॉ मटेरियल का, तो उसमें फेल होने की संभावना है, क्योंकि एनटीपीसी आपको फिनिश प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन अलग से देती है और जीएसटी अलग से देती है। इसीलिए आपको प्लांट ऐसी जगह लगाना है जहां पर आपको बायोमास का ट्रांसपोर्टेशन कम से कम हो, बायोमास पैलेट का ट्रांसपोर्टेशन आपका 30 से 50 पैसे, 40 पैसे, 60 पैसे के अंदर हो जाए, ऐसी जगह पर आपको प्लांट लगाना है। तो इसका मतलब दोस्तों समझ लीजिए कि प्लांट आपको लगाना पड़ेगा गांव के अंदर, विलेज के अंदर। इसीलिए हम इस सिस्टम को बोलते हैं शहर से गांव की तरफ चलने वाला सिस्टम, जहां पर बिजनेसमैन को गांव की तरफ चलना पड़ेगा, गांव के अंदर प्लांट लगाना पड़ेगा, तभी जाकर। दोस्तों ये तो बात हुई हमारी एक ऐसे सिस्टम की जिसके अंदर 1 लाख टन पर डे की रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक दूसरा सिस्टम भी बाकी है, और दूसरा सिस्टम है शहरी क्षेत्र। क्या होगा शहरी क्षेत्र के अंदर, अगर देखें दोस्तों, जितने भी फर्नेस है, जितने भी बॉयलर हैं, इन सब के अंदर जो फ्यूल जल रहा है वो है एलपीजी, सीएनजी, डीजल, फर्नेस ऑयल। ये सारे फ्यूल बड़े महंगे हैं। अगर एलपीजी की बात करें 100 रुपए किलो, सीएनजी की बात करें, डीजल की बात करें 90 रुपए किलो, फर्नेस ऑयल की बात करें 60 से 70 रुपए किलो। एनर्जी मिलती है अच्छी खासी, लेकिन कॉस्टिंग है। वहीं पर अगर शहरी क्षेत्र की बात करें, शहरी क्षेत्र में जो पैलेट आ रहा है उसकी कीमत आ रही है 12 से 13 रुपए, लेकिन उसकी डाटा अलग है। जैसे एनटीपीसी के अंदर 4000 जीसीबी का आपको 900 रुपए मिलता है, क्योंकि एनटीपीसी के 4000 जीसीबी तो आ रही है, लेकिन एच कंटेंट 14%, मॉइस्चर कंटेंट जो है 14% और एच कंटेंट 15 से 20% मांगते हैं। वहीं पर शहरी क्षेत्र के अंदर कोयले के साथ मिक्स नहीं होता, वहां पर पैलेट बर्नर के अंदर पैलेट को जलाते हैं। पैलेट बर्नर वो चीज हो गई जैसे कि गैस का बर्नर होता है, उसी तरह से पैलेट का बर्नर हो गया। जैसा डीजल का बर्नर होता है उसी तरह पैलेट का बर्नर होगा। तो जब टेम्परेचर आ जाएगा तो गैस देगा, मतलब हीटिंग देगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो दोबारा चालू हो जाएगा। तो पैलेट बर्नर के अंदर सीधा पैलेट जलता है, और ये पैलेट तभी जल सकता है जबकि इसके अंदर एच कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट कम हो। तो अमूमन जो शहरों के अंदर जो पैलेट लग रहा है उसके अंदर एच कंटेंट लगभग 3% से 4% होनी चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट 6 से 7% हो, और जीसीबी 4 से 4,500 हो, तो आपको 12 से 13 रुपए पर किलो मिलने की पूरी संभावना है। दोस्तों अगर हम बात करें शहरी क्षेत्र के फ्यूल के अंदर एलपीजी को अगर देखें, तो एलपीजी अगर जलती 100 रुपए की, उससे एनर्जी मिल रही है 12,000 कैलोरी, और उतनी ही एनर्जी पैलेट से चाहिए तो हमको 12,000 डिवाइड बाय 4,000, यानी कि 3 किलो पैलेट जलेगा। 3 किलो पैलेट की कीमत होगी 12 गुणा 3, 36 रुपए, जो कम 100 रुपए में हो रहा 36 रुपए में हो गया। इस तरह से डीजल और बात करें, हम सीएनजी की बात करें, 90 रुपए के अंदर 8,800 एनर्जी मिलती है। इतनी ही एनर्जी अगर हमको पैलेट से चाहिए तो 8,800 डिवाइड बाय 4,000, यानी कि 2.5 किलो पैलेट जलेगा। 2.5 किलो पैलेट की कीमत हो गई 30 रुपए हो गई, यानी कि जो काम 90 रुपए में 30 रुपए में हो जाएगा। इसका मतलब जितने भी हमारे शहरी क्षेत्र के फ्यूल है उनसे 1/3 कॉस्ट के अंदर हमारा पैलेट काम कर जाएगा। इसीलिए पूरे भारत के अंदर काफी तेजी से शहरी क्षेत्र के अंदर भी पैलेट की रिक्वायरमेंट बन रही है, और जो रॉ मटेरियल शहरी क्षेत्र के अंदर पैलेट बना के देगा वो है लकड़ी या लकड़ी का बुरादा, मूंगफली का छिलका, नेपियर घास, इसके बाद बैम्बू का पाउडर, पाइन नीडल्स। ये कुछ ऐसे रॉ मटेरियल जिससे कि आप आसानी से पैलेट बना करके शहरी क्षेत्र में दे सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेट आपको अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों ये 2 सिस्टम हुए जिसके अंदर आपको काम करना है। नेचुरली आपकी जो जिज्ञासा है कि क्या क्या मशीन लगती है उसके ऊपर भी हम मूव कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपको सबसे पहले ये तय करना है कि आप कहाँ मौजूद हैं। अगर आप गांव के क्षेत्र के नजदीक में मौजूद हैं, आपके पास अबंडेंट पराली है, अबंडेंट रॉ मटेरियल, अबंडेंट बायोमास है, तो आप डेफिनेटली एनटीपीसी को ट्राई कीजिए।
या बड़े बॉयलर वालों को ट्राई कीजिए। लेकिन अगर आप शहरी क्षेत्र के पास में हैं और अगर आपके पास लकड़ी का बुरादा, मूंगफली का छिलका, नेपियर, बैम्बू, पाइन नीडल, ऐसे कुछ रॉ मटेरियल आपके पास में है, तो आसानी से आप इनका कन्वर्ट करके पैलेट को बना करके एक अच्छे प्रीमियम क्वालिटी का 12 से 13 रुपए किलो का पैलेट जो है आप शहरी क्षेत्र में दे सकते हैं। ये यहाँ से दोनों चीजें हो गई। अब हम दोस्तों देखते हैं कि आखिरकार प्लांट का क्या क्या मॉडल है और प्लांट के अंदर क्या क्या मशीन लगती है वो हम देखते हैं। तो मैं आपको प्लांट ऐसा दिखाऊंगा, प्लांट जो वर्सेटाइल प्लांट हो, ऐसा प्लांट जिसके अंदर आप किसी भी रॉ मटेरियल से पैलेट बना सकते हो, ऐसा प्लांट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो आप अगले 5 मिनट कॉन्सेंट्रेट कीजिए प्लांट के ऊपर। प्लांट का जो मॉडल आपको दिखाऊंगा वो वर्सेटाइल मॉडल है और हम दावा करते हैं ऐसे प्लांट के अंदर आप किसी भी रॉ मटेरियल से किसी भी सिस्टम के अंदर पैलेट को सप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम ऐसा प्लांट जो कि वर्सेटाइल प्लांट है। तो दोस्तों ऐसा जो प्लांट है, सबसे पहला प्लांट के अंदर जो मॉडल है वो है, इसके अंदर सबसे पहले हमने लगाया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो मशीन लगाई इसको बोलते हैं हम शेडर मशीन। ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये शेडर मशीन, इस शेडर मशीन में अगर आप देखेंगे तो दो अपोजिट घूमने वाली आर्म है। शेडर मशीन क्या करती है दोस्तों, जो आपका पराली जिसकी कि आज की डेट में बेल आती है, इस पराली की बेल को टुकड़े में कन्वर्ट कर देगी, लगभग 30 से 50 mm यानी 1 से 1.5 इंच के टुकड़े में कन्वर्ट कर देगी पराली की बेल को। ये पराली जितनी भी आ रही है, चाहे वो धान की पराली हो, सोयाबीन की हो, सरसों की हो, कॉटन की हो, गन्ना पत्ती की हो, सबके लिए काम आएगी। जहां जहां भी बेरिंग हो रही है वहां सब इसके लिए काम आएगी। इसको बोलते हैं शेडर मशीन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट मशीन। अब हमने कहा जब वर्सेटाइल प्लांट है तो हमने इसमें लगा दिया चिपर मशीन लगा दी। और ये आप जो देख पा रहे हैं ये चिपर मशीन है जो कि आपको लकड़ी से या बैम्बू के चिप्स बना के दे सकती है, लकड़ी के चिप्स बना के दे सकती है और बैम्बू के चिप्स बना के भी दे सकती है। और ये चिप्स जो होंगे वो भी 15 से 20 mm के, 30 mm के चिप्स होंगे, ये बन सकते हैं इस चिपर मशीन से। यानी कि हमने शेडर भी लगा लिया, चिपर भी लगा लिया। अब हमारा जो मटेरियल है वो आएगा दोस्तों हैमर मिल के अंदर। अगर आप देख पा रहे हैं ये हैमर मिल मशीन है, सीधा देखो हैमर मिल मशीन है। इस हैमर मिल मशीन के अंदर जो पीछे से चिप्स हमारे आ रहे हैं जो कि लगभग 1 से 1.5 इंच साइज के हैं, इसको हम कन्वर्ट करेंगे लगभग 6 से 8 mm के पाउडर में कन्वर्ट करेंगे। ये हैमर मिल मशीन है। अगर आप देख पा रहे हैं इस हैमर मिल के अंदर यहाँ जाली लगी होती है, इसके ऊपर रोटर लगा होता है और यहाँ से जो बुरादा बनता है, पाउडर बनता है, वो साइक्लोन से आगे जाएगा और ये इसके साथ लगा हुआ डस्ट कलेक्टर सिस्टम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डस्ट कलेक्टर सिस्टम है जो कि इस बुरादे के अंदर बनने वाले डस्ट को खत्म करेगा। तो हैमर मिल इस पूरे सिस्टम का अभिन्न अंग। तो दोस्तों हमने देखा शेडर और चिपर, उसके बाद हैमर मिल देख ली और यहाँ से अगर देखें तो हमारा जो पाउडर है 6 से 8 mm 10 mm के फॉर्म में आ जाएगा, जो कि पैलेट बनाने के लिए सबसे उपयोगी फॉर्म है। लेकिन जैसा मैंने बताया इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है मॉइस्चर। अगर हमको एनटीपीसी को सप्लाई करना है तो 14 से कम होना चाहिए मॉइस्चर, और अगर हमको शहरी मार्केट को सप्लाई करना है तो 6 से 7% होना चाहिए। लेकिन दोस्तों हम अमूमन देखते हैं कि बायोमास का मॉइस्चर गर्मी के अंदर तो ठीक रहता है, लेकिन बारिश से लेकर के सर्दी के अंदर मॉइस्चर जो है अमूमन 30% भी क्रॉस कर जाता है, कभी कभी 30% भी क्रॉस कर जाता है। ऐसे केसेस में 30% या 35% के बायोमास को हमको ड्राई करना होता है और उसके लिए हमारे पास मौजूद है दोस्तों ड्रायर मशीन। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये ड्रायर है और इस ड्रायर का अगर देखें तो दो तरह के ड्रायर लगा रखे। ये है जो आपको ट्यूब नुमा दिख रहा है, ये है फ्लैश ड्रायर, और ये पीछे आपको जो दिख रहा है ये रोटरी नुमा, जो ड्रम नुमा दिख रहा है रोटरी ड्रायर है। दोनों ही बेसिकली ड्राइंग का काम कर रहे हैं और दोनों के अंदर देखिए ये काली भट्टी जहां पर कि हम लोग लकड़ी डाल करके या पैलेट डाल करके लगभग फ्लू गैसेस क्रिएट करते हैं या टेम्परेचर क्रिएट करते हैं, हवा क्रिएट करते हैं जो कि गर्म हवा होती है। और यहाँ पर अगर देखा जाए फ्लैश ड्रायर के अंदर, यहाँ पर इस जगह पर हम लोग अपने बायोमास को डालते हैं और ये बायोमास गर्म हवा के साथ ट्रेवल करता हुआ साइक्लोन तक आता है। इस दौरान ये जब ट्रेवल करता है सूख जाता है, सूख करके इसका जो मॉइस्चर है 30 से 6% या 14% जो भी आपको लेना है, जैसे भी आपके यूज है वो सब ला सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हवा के साथ डायरेक्टली ट्रेवल कर रहा है, इसको फ्लैश ड्रायर बोलते हैं क्योंकि डायरेक्ट एक्सपोज है। यहाँ पर हवा से ट्रेवलिंग करके गर्म हवा जो कि 150 से 200 डिग्री की उसके साथ में बायोमास ट्रेवल करता है, वो सूख जाता है। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट के लिए संभव है जो कि हवा से हल्के, जैसे लकड़ी का बुरादा, बैम्बू पाउडर, नेपियर या पराली जो कि धान की पराली है, उन सब के लिए ठीक। कई बार क्या होता है हमारा बायोमास हैवी होता है, जैसे लकड़ी की चिप्स हो गए या अगर बात करें तो मस्टर्ड हो गए, हैवी होते हैं। ऐसे बायोमास को ड्राई करने के लिए हमारे पास रोटरी ड्रायर होता है, जहां पर बात सिर्फ इतनी है ड्राई तो हवा से ही हो रहा है, गर्म हवा से हो रहा है, लेकिन मटेरियल का मूवमेंट जो है वो ड्रम के घूमने से हो रहा है। यानी मटेरियल हवा के साथ ट्रेवल नहीं कर रहा है, ड्रम के साथ में घूम रहा है और यहाँ पर गर्म हवा उसको लगती जाती है और सुखा देती है। इसका मतलब ड्राई करने के जो दोनों मेथड है, दोनों में से सबसे जो वर्सेटाइल मेथड है वो रोटरी है, क्योंकि रोटरी ड्रायर के अंदर आप लाइट वेट प्रोडक्ट को भी कर सकते हैं, हेवी वेट प्रोडक्ट को भी कर सकते हैं, लेकिन फ्लैश ड्रायर के अंदर आप हैवी वेट प्रोडक्ट को नहीं कर सकते, लाइट वेट प्रोडक्ट को कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक हमने देखा हमारे पास जो सिस्टम था उसके हिसाब से हमने शेडर कर लिया, चिपर कर लिया, ड्राई भी कर लिया, और हमारा जो बायोमास का पाउडर वो कंटेंट है, साइज है, वो भी 6 से 8 mm आ गई। उसके बाद हम लाते हैं इसको बायोमास पैलेट मशीन के अंदर। ये जो देख पा रहे हैं आप, ये पैलेट मशीन है जो कि योलोंग कंपनी की है और योलोंग विश्व की सबसे विख्यात कंपनी आपको पता होगा। और इस कंपनी की मशीन जो है चाइना के अंदर निर्मित होती है, लेकिन
सबसे बढ़िया क्वालिटी की मशीन है, जिसके अंदर की ऑटोमेटिक ऑयल एंड ग्रीसिंग सिस्टम है, जिससे कि मशीन चलती है। इस मशीन के अंदर हम 6, 8 और 10 mm के पैलेट बना सकते हैं, और ये पैलेट फिर हम लोग धीरे धीरे जो है आगे ले जाते हैं ग्रेडर मशीन पर, जहां पर इस पैलेट बनाने के दौरान अगर कोई पाउडर है वो निकलता है, वो इकट्ठा हो जाएगा, उसका कूलिंग सिस्टम पर आ जाएगा, जहां पर पैलेट ठंडा हो जाएगा और उसको हम पैकिंग कर लेंगे। यानी अगर देखा जाए तो शेडर, चिपर, हैमर, ड्रायर, पैलेटाइजेशन, ग्रेडर, कूलिंग और पैकिंग सिस्टम, इन 7 सिस्टम से हम किसी भी बायोमास से और किसी भी रॉ मटेरियल, जैसे लकड़ी का बुरादा हो गया, मूंगफली का छिलका हो गया, नेपियर हो गया, पाइन नीडल हो गया, या फिर बैम्बू पाउडर हो गया, इन सब से हम पैलेट बना सकते हैं, अच्छा पैलेट बना सकते हैं। दोस्तों ये जो सिस्टम दिखाया मैंने, इसके अंदर जो पैलेट बन रहा है वो पैलेट है जो कि कोयले का रिप्लेसमेंट है, लेकिन कोयला नहीं, नॉन टॉरिफाइड पैलेट बनता है। लेकिन आज के डेट में एक और डिमांड आने लगी है कि कोयले का रिप्लेसमेंट नहीं, कोयला ही दो, तो कैसे बनेगा? तो कोयला बनाना है तो उसके लिए आपको लाना पड़ेगा टॉरिफिकेशन सिस्टम पे। और ये आप जो देख रहे हैं, ये टॉरिफाइड प्लांट है। इस प्लांट को अगर देखे जाए तो रोटरी ड्रायर की तरह दिखने वाला ये जो सिस्टम है, इसको बोलते हैं हम टॉरिफाई चैम्बर बोलते हैं। इस चैम्बर के अंदर दोस्तों अगर देखेंगे आप, तो ये सेम भट्टी इसके अंदर भी लगी हुई है, लेकिन ये भट्टी चलेगी गैसेस से, यानी कि गैस से या डीजल चलेगी। और यहाँ पर 4 सिस्टम है, प्री हीटिंग सिस्टम है, हीटिंग, पायरोलिसिस और कूलिंग सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर जो टेम्परेचर होता है, ये होता है 350 से 400 डिग्री होता है, जबकि ड्रायर के अंदर टेम्परेचर होता है वो 150 से 200 डिग्री का होता है। इस पूरे सिस्टम के अंदर हम अगर बायोमास को डालते हैं, मान लीजिए हम मस्टर्ड को डालते हैं, जिसकी जीसीबी मस्टर्ड बायोमास, मस्टर्ड 2D, इसकी जीसीबी 3500 है, तो इस पूरे सिस्टम से हम जब प्योरीफाई करते हैं, उसकी जीसीबी पहुंच जाती है 5000 से ऊपर। जीसीबी के अंदर तुरंत एनहांसमेंट होता है। वहीं पर एश कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट जो 15% के आसपास की है, वो सीधी आती है 3 से 4% के आसपास आ जाती है। ये सिस्टम का फायदा है बायोमास के टॉरिफिकेशन का। लेकिन एक जो इसमें नुकसान होता है सबसे बड़ा ये है, 1000 किलो बायोमास डालते हैं तो इससे हमको 500 किलो ही टॉरिफाइड बायोमास मिलता है। ये सबसे बड़ा इसके अंदर चैलेंज है, जो कि क्वांटिटी रिडक्शन है। अदरवाइज क्वालिटी की बात करें तो हमारा बायोमास जो है सीधा उसका जीसीबी एनहांस होता है, काफी एनहांस होता है, और उसकी एश कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट कम होती है। इस तरह से ये टेक्नोलॉजी भविष्य की टेक्नोलॉजी, और आपके सामने हमारी कंपनी प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड अभी से ही आपको एक ऐसा सिस्टम दे रही है, जिसके अंदर आप नॉन टॉरिफाइड के साथ में टॉरिफाइड प्लांट को भी अभी से प्लान कर सकते हैं, ताकि भविष्य की चिंता को भी आप दूर कर पाए। भविष्य में जरूर आप प्लांट को लगा सकते हैं, तो अभी से जगह छोड़ के चलिए। तो ये सिस्टम दोस्तों हो गया हमारा टॉरिफिकेशन सिस्टम हो गया। दोस्तों ये आपने प्लांट देखा, जो कि लगभग हमने सारी मशीन दिखाने की कोशिश की। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करें प्लांट के क्या क्या मॉडल है, तो प्लांट के हमारे पास दोस्तों 5 मॉडल है। पहला है 500 किलो प्रति घंटा, यानी कि अगर आप बात करें इसकी कैपेसिटी की बात करें 20 आवर्स के अंदर, तो 10 टन पर डे। दूसरा हो गया 1 टन पर आवर, यानी कि 20 टन पर डे। तीसरा हो गया 2 टन पर आवर, यानी कि 40 टन पर डे। चौथा हो गया 5 टन पर आवर, यानी कि 100 टन पर डे। और पांचवा हो गया 10 टन पर आवर, यानी कि 250 टन पर डे। इन सबको डिटेल में समझ लेते हैं। 500 केजी पर आवर या 10 टन पर डे, इस प्लांट के लिए जगह चाहिए 5 से 7000 स्क्वायर फीट की, बजट चाहिए लगभग 60 लाख रुपए का, और पावर चाहिए 120 से 150 केवीए। दूसरा प्लांट हो गया हमारा 1 टन पर आवर का, यानी कि 20 टन पर डे का प्लांट। इस प्लांट के लिए जगह जो चाहिए हमको, वो चाहिए 7 से 12000 स्क्वायर फीट की, लगभग 7 से 12000 स्क्वायर फीट की। बजट चाहिए इसके लिए हमको लगभग 90 लाख से 1 करोड़ का चाहिए। पावर चाहिए 180 से 200 केवीए। तीसरा प्लांट यानी 2 टन पर आवर का प्लांट, जिसको हम बोलते हैं 40 टन पर डे का प्लांट। इस प्लांट के लिए जो जगह चाहिए वो चाहिए लगभग 20,000 स्क्वायर फीट की, 15 से 20,000 स्क्वायर फीट की। इसके लिए बजट चाहिए लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए का, और पावर चाहिए इसके लिए 350 साढ़े 300 केवी। चौथा प्लांट 5 टन पर आवर का, जिसको बोलते हैं 100 टन पर डे का प्लांट। इस प्लांट के लिए जो जगह चाहिए वो है लगभग 30 से 35,000 स्क्वायर फीट की। बजट चाहिए 2.5 से 3 करोड़ का, और पावर चाहिए 900 से 1000 केवी का आसपास। पांचवा प्लांट 10 टन पर आवर, जिसको बोलते हैं 100 टन पर डे का प्लांट। इस प्लांट के लिए जो जगह चाहिए वो है 40 से 60,000 स्क्वायर फीट की। बजट चाहिए 5.5 से 6 करोड़ का, और पावर चाहिए लगभग 1500 केवी के आसपास की बजट। दोस्तों ये सारे प्लांट जो है, इनमें से आप प्लांट चूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है, 2 टन पर आवर का प्लांट यानी 40 टन पर डे का प्लांट सबसे फेमस प्लांट है, क्योंकि एनटीपीसी वाले चाह रहे हैं। इसके बाद 5 टन पर आवर यानी 100 टन पर डे का प्लांट है, जो कि सबसे फेमस प्लांट है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका बायोमास 20% मॉइस्चर से कम का आ रहा है, तो आपको 3 रुपए या 2.5 रुपए के आसपास की कॉस्टिंग लगती है, जो कि पर केजी कन्वर्जन की आती है। यानी कि आपका बायोमास अगर 2 रुपए का आ रहा है, तो 3 रुपए किलो आपका लगेगा कन्वर्जन करने का। 3 रुपए किलो के अंदर 1 से 1.25 रुपए लाइट का हो जाएगा। इसके बाद 50 पैसे जो है लेबर का खर्चा रहेगा, 30 पैसा इसमें मेंटेनेंस का खर्चा आएगा, 20 पैसा इसमें पैकिंग का खर्चा आएगा, 20 पैसा मिसलेंस और 20 पैसा इंटरेस्ट का खर्चा आएगा। यानी 2.5 से 3 रुपए खर्चा आता है कन्वर्जन करने का। यानी बायोमास अगर 2 रुपए का है, तो आपका 5 रुपए 5.5 रुपए में आपका आसानी से पैलेट बनकर आ सकता है। लेकिन वहीं अगर बायोमास के अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, यानी कि 30% से ऊपर है, तो आपको 50 पैसा से 1 रुपया का खर्च करना पड़ता है उसको सुखाने के लिए। और ऐसे केसेस में जो बायोमास हमारा 2 रुपए का आ रहा है, वो 3 रुपए का हो जाता है, और बाकी खर्चे जो 3 रुपए के वो फिक्स रहते हैं। उस केस में हमारा पैलेट जो होता है वो 6 सवा 6 रुपए में हमको पड़ के मिलता है। इस तरह से, क्योंकि एनटीपीसी को आप अगर डील कर रहे हैं, वहां पर मार्जिन फिक्स है, वहां पर रेट फिक्स है, इसलिए जब भी अभी बायोमास खरीद रहे हैं तो उसकी मॉइस्चर कंटेंट कितनी है
ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मॉइस्चर से ही आप इसका सही आंकड़े लगा सकते हैं। दूसरा दोस्तों, इस पूरे सिस्टम के अंदर हमने बताया आपको, इस पूरे सिस्टम के अंदर हमारी कंपनी यानी प्रोविक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग फार्म लिमिटेड विसल ब्लो का काम कर रही है। इन विसल ब्लो मतलब सीटी बजाने का काम कर रही है। सीटी बजाकर या तो किसी को नींद से उठाया जाता है या फिर सोते हुए को जगाया जाता है। तो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि सरकार की कई सारी पॉलिसीज जो कि कस्टमर के विरुद्ध है या फिर हमारे सपोर्ट में नहीं है, उन सबको सुधारा जाए। सरकार से हम काफी सारी गुजारिश कर चुके हैं। जैसे सरकार चाहे इस बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इस बिजनेस को एग्रीकल्चर बिजनेस डिक्लेयर कर दे, तो इसमें काफी सारे लोग इसका अंदर आ सकते हैं। एग्रीकल्चर बिजनेस डिक्लेयर करने से इसके अंदर जो जमीन का कन्वर्जन है एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर वो खत्म हो जाएगा। इससे काफी लोग बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर जो इंटरेस्ट है वो 10 की जगह 5.5% कर दे तो भी लोग काफी लोन लेंगे। तीसरा, अगर सरकार गांव के अंदर प्लांट लगाने में पॉल्यूशन के नॉर्म्स को 2 साल के लिए आसान कर दे तो भी काफी प्लांट लगेंगे। और चौथा, सरकार एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के ऊपर जैसे 5% जीएसटी लगती है, अगर वैसे यहाँ पर 5% जीएसटी कर दे और 18% से निजात मिलेगी तो 13% का फायदा सीधा सीधा आपको होगा। ऐसे कई सारे विषय जिस पर सरकार मदद कर सकती है, सरकार काम कर सकती है। दोस्तों, ये सब मैंने अगले पिछले 20 मिनट के अंदर 25 मिनट के अंदर कोशिश की आपको कवर करने की। इस विषय पे काफी बोला जा सकता है, लेकिन मैं आज यहीं पे विराम दूंगा। अगर आपको लगता है कि इस पूरे सिस्टम के अंतर्गत आपको कोई क्वेश्चन है, आप मेरे नंबर 7073642737 7073642737 इस नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारी कोटा, पुणे, गुवाहाटी किसी फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर स्टे कनेक्टेड। अब आपका प्रश्न मेरे जवाब। बंद कर।